पिछले भाग में आपने पढ़ा कि मयंक सपनों की उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि अचानक कोई दरवाज़ा पीटने लगता है। मयंक कोमल को सोचते हुए झट से दरवाज़ा खोलता है, लेकिन एक अनजान लड़की को देखकर चौंक जाता है। अब आगे कुछ और लोगी। जब उस लड़की को लगा कि मयंक बहुत अच्छा इंसान है, तो इस बार जवाब देती है, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप भी चाय पी लो और नाश्ता कर लो। मैं तो एक ही शर्त पर नाश्ता करूँगा, तुम उस बीच रोना धोना मत करना। इतना कहकर मयंक रसोई की ओर चला जाता है। अब जाओ भी, तुम भी हाथ मुंह धो लो। स्टैचू बनकर बैठी रहोगी तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली। नहीं जानती अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी, एक ही जगह ठहर जाएगी। बहुत उदास स्वर में कहती हुई उठकर वॉशरूम चली जाती है। उसका दिल कह रहा था एक बार और खुलकर रो ले। उसके जाने के बाद मयंक फिर से अतीत के पन्नों में डूब जाता है। प्रियंका और कोमल में कुछ ही घंटों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब वह सोकर उठा तो बाहर से बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ आ रही थी और बच्चों की हंसी घर में गूंज रही थी। उसे यकीन था कि कोमल भी जाग चुकी थी। बाहर आता हुआ देखकर दोनों बच्चे मामा की गोद में लटक जाते हैं। बाहर बालकनी में धूप दिख रही थी। कमरे के अंदर बहुत ठंडी थी। घर में अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। बच्चों को गले लगाकर गहरी सांस लेता है और फिर बोलता है, बहुत ही भूख लगी है। प्रियंका, जल्दी से कुछ नाश्ता ला कर दो। 5 मिनट भाई, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। तुम्हारे चक्कर में देखो अब तक कोमल ने भी नाश्ता नहीं किया, जबकि सोकर सुबह सुबह ही उठ चुकी है। मैंने कितनी बार कहा है इसे, लेकिन एक नहीं सुनी। प्रियंका मुस्कुराते हुए छोले भटूरे की तैयारी कर रही थी। भटूरे तलते समय अपने भाई को सब कुछ बता रही थी। अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया। छोले भटूरे देखकर मेरी भूख और बढ़ गई। अपनी बहन को शाबाशी दे रहा था। वहीं आराम से कोमल बैठी हुई थी। प्रियंका, पहले एक कप चाय हो जाती तो बहुत अच्छा होता। नहीं भाई, 1 मिनट रुको, छोले भटूरे पहले खा लो फिर चाय दूंगी। ओके। थोड़ी ही देर में चाय नाश्ता सारी चीज़ें लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। कोमल भी धीरे धीरे खाना शुरू कर देती है। प्रियंका भी यही चाह रही थी कि दोनों साथ बैठकर खाना खाएं। इस तरह अकेले में बैठकर खाने से दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी। प्रियंका नाश्ता टेबल पर लगाकर बाहर चली जाती है एक काम से। उसके बाहर जाते ही मयंक एक बाइट तोड़कर कोमल की ओर बढ़ाता है, जिसे देखकर कोमल शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। फिर भी वह टुकड़ा मुंह में डाल लेती है और दूसरे ही पल मयंक की ओर भी अपने हाथों से एक बाइट तोड़कर बढ़ा देती है। यकीनन यह एक दूसरे में भरोसे और अपनेपन का बढ़ता हुआ पहला कदम था। मयंक कोमल के हाथों से खाना खाकर खुशी से झूम उठा था। उसका मन गदगद हो गया था। एक दूसरे को झुकी झुकी नज़रों से देखते हुए खाना खाने लगते हैं। कोमल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैरने लगी थी। कोमल की हंसी बता रही थी जिंदगी एक बार फिर खिलकर जीने का मौका दे रही थी। दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखकर चैन की सांस ले रहे थे। यकीनन एक खुशहाल जिंदगी, प्यार भरी जिंदगी की ओर बढ़ता हुआ दोनों का पहला कदम था। जबकि कोमल की हंसी ने बता दिया कि उसका हंसता हुआ चेहरा जिंदगी में रंग भरने के लिए काफ़ी है, घर में रौनक और खुशियाँ लाने के लिए काफ़ी है। जैसे ही वह लड़की वॉशरूम से बाहर आती है, मयंक अतीत से बाहर आता है। सोफे पर आराम से बैठकर वह चैन की सांस ले रही थी। अब पहले से बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। उसका चेहरा देखकर मयंक अंदाज़ा लगा पा रहा था। थोड़ा रिलैक्स देखकर मयंक पूछ लेता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की इस बार रोने के बजाय बहुत ही धीरे से कहती है, सोनिया। हाँ तो सोनिया जी, अब अपनी सारी स्टोरी शुरू से अंत तक मुझे बताने का कष्ट करें। उस बीच में कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा, चुपचाप बैठकर मैं सुनने वाला हूँ। मयंक जी, एक्चुअली मैं यहाँ अपनी मौसी माँ के घर घूमने आई थी। ऊंची उठती समंदर की लहरें और इस शहर का सुंदर नज़ारा देखने आई थी। इतनी बड़ी शहर घूमने में पहली बार आई हूँ। एक दिन मैं अकेले इस शहर में घूमने निकल गई थी। रात काफ़ी हो गई थी। इस बीच मुझे पता ही नहीं चला। तभी अचानक मयंक को अपना प्यार याद आ जाता है। एक लगातार वह उस लड़की को देखता जा रहा था। आखिर मयंक भी करीब करीब ऐसी ही हालत में था। उसका भी तो कोई अपना कोई प्यार नहीं था। वह मासूम, नादान और भोली लड़की को जिससे अपनी बाहों का सहारा देकर
दुनिया में जीने का भरोसा दिया था, एक खुशियों भरी जिंदगी का ख्वाब दिखाया था। वह ख्वाब वक्त के आगे चकनाचूर हो चुका था। इस टूटे हुए ख्वाब के कारण दिन रात मयंक का जीना दुर्भर हो चुका था। कभी कभी तो इतना बेचैन हो जाता कि आधी रात को उठकर बैठ जाता और बेहाल हो जाता, लेकिन फिर भी कहीं से कोई पता नहीं मिल रहा था। वक्त के हाथों मजबूर था, सारे रिश्तेदारों को उसकी तस्वीर भेज चुका था, लेकिन अब तक कोई अता पता नहीं मिला था। दिल पर पत्थर रखकर वह यह काम करता जा रहा था। सिर्फ पुलिस तक यह मामला नहीं जाने देना चाहता था। अपने तरीके से जितना बन पड़ता था, कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। ना ही उसका कोई फ़ोन नंबर था, ना ही कोई उसकी निशानी। भगवान जाने वह लड़की कहाँ चली गई। आसमान निकल गया या फिर ज़मीन खा गई थी। तभी सोने की आवाज़ से मयंक चौंक जाता है। वह कह रही थी, मैं टैक्सी लेकर मौसी माँ के घर जाने ही वाली थी कि वहीं बगल में खड़ी एक औरत ने जैसे मुझे जान लिया था कि मैं इस शहर में नई नई आई हूँ। वह औरत आगे बढ़कर बड़े प्यार से मुझे मेरे घर तक छोड़ने का वादा करके बहला फुसला कर अपने घर ले गई। मैं भी गांव से आई हुई लड़की हूँ, मुझे शहर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। उस औरत ने मुझे अपने घर में कैद कर लिया। मेरे बार बार बोलने के बावजूद वह औरत बहाने बनाते जा रही थी, आजकल कर रही थी। मैं बेबस और लाचार थी। इस बीच ना जाने उस औरत ने कितने लोगों से मुझे अपना रिश्तेदार कहकर मिलवाया। दूसरे ही दिन जब रात को मैं सोने गई, तब सोई नहीं, छुपकर मैं उसकी बातें सुनने लगी। वह औरत के रूप में चुड़ैल थी। उस बेशरम औरत ने मुझे कैद कर रखा था। इस बात का मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ था। हमारे पास कोई मोबाइल या फिर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था जिससे मैं अपनी मौसी माँ को बता सकती। उस औरत के बारे में मैं एक साधारण घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मोबाइल लेना तो मेरी औकात से भी बाहर था। और फिर मेरी मौसी माँ भी साधारण घर से ताल्लुक़ रखती हैं, सीधी सादी ज़िंदगी जी रही हैं। इतना कहते कहते सोने की आवाज़ भरभरा जाती है। आंखों में आंसू की कुछ बूंदें उभर आती हैं। उस औरत की बात सुनने के बाद कुछ जानने की ज़रूरत नहीं हुई। अंदर ही अंदर तड़प रही थी, बिलख रही थी। यह देखकर मयंक पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा देता है, जिसे पीकर सोनिया थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर कल रात तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? वह लोग कौन थे? उस औरत के ही पालतू कुत्ते होंगे, क्योंकि जब मैंने इस औरत की बात सुन ली, उसकी असलियत का पता चल गया, तब मैं उसी रात उस घर से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन एक लंबा चौड़ा इंसान जो उस घर में रहता था, उसने मुझे भागता हुआ देख लिया था। क्योंकि वह लोग लड़कियों का सौदा करते थे, इसलिए उन लोगों ने हल्ला नहीं किया। मेरे भागने के बाद वे लोग मेरा पीछा करने लगे, लेकिन जब तक वह मेरा पीछा करते मैं थोड़ी दूर निकल चुकी थी। उस समय से पागलों की तरह पूरा शहर भाग रही हूँ, अपनी इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए। इतनी सर्द रात में ऐसे ही भाग रही हूँ। ना ही मैंने कोई गर्म कपड़ा लिया था। सोने की बात मयंक बड़े गौर से सुन रहा था। मयंक सोने की बात सुनकर थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहता है, किसी सोच में पड़ जाता है। फिर उससे कहता है, अब तुम्हारा इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए अच्छा होगा तुम अपने घर चली जाओ। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा अपना घर दिल्ली में है। क्या दिल्ली से तुम इतनी दूर आई हो? मयंक अचानक चौंकते हुए पूछता है। फिर उस प्यारी सी लड़की जो अभी बहुत मासूम दिख रही थी, जिसे देखकर मयंक को बहुत तरस आ जाता है। उम्र ही क्या थी उस लड़की की, यही करीब 15-16 साल की थी। दिखने में काफ़ी खूबसूरत और उम्र में बड़ी लग रही थी। साधारण घर से होने के बावजूद शक्ल सूरत से एक नूर झलक रहा था। कोई भी उसे देखकर एक बार ज़रूर उसे पाने की चाहत रखता। लेकिन यहाँ तो मयंक की बात थी, जो उसे पहले ही अपनी बहन मान चुका था। प्यार से पूछता है, देखो सोनिया, यदि मैं तुम्हें दिल्ली की ट्रेन में बिठा दूँ तो तुम स्टेशन से घर चली जाओगी अपने? इतना सुनते ही सोनिया फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अरे यार, अब तुम यह क्या कर रही हो? ना चाहते हुए भी मयंक उसे अपने हाथों का सहारा देकर उठाता है और सोफे पर बिठाता है। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। भगवान आपको सारी खुशियाँ दे और गम आपसे कोसों दूर चले जाएं, यही दुआ करूंगी हर रोज़। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ मुझे लेकर दिल्ली चलें। मेरे मम्मी पापा के पास आप मुझे सही सलामत पहुंचा दें। रोती गिड़गिड़ाती सोनिया को देखकर मयंक बहुत मायूस हो जाता है। उसका दिल भर आता है। देखो सोनिया,
इसे तुम कोई एहसान मत समझो। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मैं तो बस एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ जिसके बदले मुझे भी मेरा खोया हुआ प्यार भगवान मिला दे। इतना बोलते बोलते मयंक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सोनिया, तुम बस इतना याद रखना कि अब तुम इस घर में बिल्कुल सेफ हो। तुम्हारा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, कोई आंख उठाकर भी देखेगा तुम्हारी ओर तो उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। सोनिया को हिम्मत देता हुआ मयंक कहता है, जिसे सुनकर सोनिया का बेचैन दिल चैन की सांस लेता है और वह थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। मयंक फिर से अपने अतीत में खो जाता है। प्रियंका के घर पहुंचते ही मयंक अपने ऑफिस में फ़ोन लगाकर कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है और प्रियंका के घर मयंक अपनी नई नवेली पत्नी कोमल को लेकर रहने की सोचता है। यह पल मयंक के लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। बेफिक्र बेपरवाह प्यार में डूबा हुआ अपनी पत्नी कोमल और अपनी बहन का प्यार पाकर दिल बहुत खुश था। और यह बात भी सही थी कि कोमल भी मयंक के बहुत करीब आ रही थी, जैसा कि उसने सोचा था। ऐसा महसूस हो रहा था ऊपर वाले की पूरी मेहरबानी उसके ऊपर बरस रही है। मयंक हर समय कोमल को अपने आसपास देखना चाहता था। उससे एक पल भी दूर रहना उसके लिए गवारा नहीं था। अपनी बहन प्रियंका के घर रहते हुए लगभग 15 दिन गुजर गए थे और मयंक आज वापस लौटने का फैसला करता है। अपने घर मुंबई लौटने से पहले उसकी बहन प्रियंका अपनी नई नवेली भाभी के लिए खूब सारे तोहफे खरीद कर लाती है। तरह तरह के कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप का सामान प्रियंका अपनी भाभी को बहुत अच्छे तरीके से सजा संवार कर अपने भाई के साथ उसके घर भेजना चाह रही थी। इस बार जब मयंक कोमल के साथ रवाना होता है मुंबई के लिए, तो कोमल का व्यवहार बहुत बदल चुका होता है। खूबसूरत पिंक कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत दिख रही थी कोमल। डार्क मेकअप में बिल्कुल नई नवेली दुल्हन दिख रही थी। मयंक अपनी बहन को भी साथ लाना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया, यह कहकर, तेरे जीजू के ऑफिस से छुट्टी लेकर आराम से आऊँगी 10-15 दिनों के बाद। उसके बाद तुम दोनों की मंगनी अच्छी सी पार्टी करेंगे, जिसमें सारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। तब तक तुम कोमल को सारे रिश्तेदारों से मिलवा देना। सब लोग क्या सोचेंगे, अचानक तुमने बिना किसी को बताए शादी कर ली और किसी को बताया भी नहीं। और हाँ, एक बात और, कोमल के घर वालों को भी खबर कर देना कि वह अब तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छे से रहने लगी है, ताकि उन्हें लगे कि कोमल की दूसरी शादी तुम्हारे साथ करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। प्रियंका की बात पूरी होते ही मयंक चुटकी लेते हुए कोमल की ओर देखता है और आंख मार देता है, जिसे देखकर कोमल शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। उसके गालों पर लालिमा छा जाती है। तभी सोनिया की आवाज़ से मयंक अतीत से बाहर आता है। ऑफिस निकलते समय मयंक सोनिया को घर पर अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि अपने एक रिश्तेदार जो वहीं पास में रहते थे, एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनके घर लेकर जाता है। जाते ही उनसे कहता है, काकी, सोनिया मेरी कज़न सिस्टर है जो कोलकाता में रहती है। पता नहीं काका काकी ने मयंक की बातों का कितना यकीन किया था। उन्हें देखने से कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी था, सोनिया को बड़े प्यार से गले लगाते हुए वह आंटी अंदर ले जाती हैं। कहती हैं, सोनिया बेटा, तुम इसे आज से अपना ही घर समझो। तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो मुझे बताना। मयंक भाई, आपने तो कहा था मुझे मेरे घर दिल्ली छोड़ दोगे, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? दिल्ली हम कब जाएंगे? देखो सोनिया, बहुत जल्द मैं तुम्हें दिल्ली छोड़ने जाऊँगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस जाकर, वरना बिना बताए अगर चला गया तो बॉस हो सकता है मुझे नौकरी से निकाल देगा। आज जाकर मैं छुट्टी लेने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आराम से तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। सोनिया को सारी बातें बताकर रिलैक्स कर देता है। देखो सोनिया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बहन माना है, मैं भी एक भाई का पूरा फ़र्ज़ निभाऊंगा। तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर ज़रूर पहुंचाऊंगा। अचानक उसे कुछ याद आया। अपना ऑफिस बैग खोलकर उसमें से एक न्यू सेल फ़ोन निकालता है। सोनिया को देते हुए कहता है, यह फ़ोन तुम रख लो, इसमें मेरा नंबर सेव है, फ़ोन लगाना तो आता ही होगा तुम्हें। सोनिया डरती हुई फ़ोन ले लेती है और कहती है, जी हाँ भाई, मैं कोशिश करूँगी। एक्चुअली नया फ़ोन अपनी वाइफ कोमल के लिए लिया था, उसे देने ही वाला था लेकिन नहीं दे पाया, जिसे आज तक अपने ऑफिस बैग में लेकर घूम रहा था। वही फ़ोन आज निकालकर सोनिया को थमा देता है।
फिर ठीक है, ऑफिस के लिए निकलता हूँ। कोई भी परेशानी होगी मुझे फ़ोन करके बता देना। और हाँ, एक और बात, तुम इन लोगों के सामने रोना धोना मत करना, वरना यह लोग मुझे गलत समझ लेंगे। जी भाई, मैं नहीं रोया करूँगी, आप निश्चिंत रहना। बहुत अच्छी लड़की हो। उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बाय बोलता हुआ ऑफिस निकल जाता है। जाते हुए मयंक फिर अतीत में डूब जाता है। कोमल के साथ मयंक अपनी बहन प्रियंका के घर से निकल चुका था। पहली बार कोमल छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े शहर जाने वाली थी। उसने कभी ट्रेन का सफ़र भी नहीं किया था। बहुत मामूली घर से ताल्लुक़ रखती थी। अपने गांव से कभी बाहर कदम नहीं रखा था। शादी के बाद वहीं पास के गांव में ससुराल और पति के जाने के बाद मयंक की पत्नी बनकर उसकी दीदी प्रियंका के घर पहली बार आने के बाद आज मयंक के साथ अपने घर जाने के लिए ट्रेन से निकल पड़ती है मुंबई के लिए। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। रात के समय तेजी से ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। छोटे से एक स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है। रात काफ़ी हो चुकी थी। कोमल, तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगी तो बताओ, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। वैसे भी प्रियंका दीदी ने इतना खाना खिला दिया कि अब पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है खाने के लिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। वैसे भी यहाँ ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकती है। अगले स्टेशन पर शायद ट्रेन रुकेगी, तो मैं वहाँ से उतरकर कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद लूँगा। वैसे भी गर्मी बहुत है, गला सूख रहा है। नहीं नहीं मयंक जी, आप मुझे अकेला छोड़कर ट्रेन से मत उतरना, मुझे बहुत डर लगता है। कोमल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला स्टेशन आते ही मयंक उतरने की तैयारी में लग जाता है। कोमल का दिल बहुत घबरा रहा था। वह नहीं चाह रही थी मयंक उसे अकेला छोड़कर नीचे उतरे, लेकिन मयंक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उतरने लगता है। कोमल कहती है, मयंक जी जल्दी आना। कोमल का परेशान चेहरा साफ साफ दिख रहा था, लेकिन मयंक ध्यान नहीं देता उसकी ओर। ट्रेन समय से पहले चलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखकर मयंक जल्दी से कोल्ड ड्रिंक अपने हाथों में लेता है। पैसे देकर जल्दी से ट्रेन की ओर भागता है। इतने में ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। अब तो मयंक के लिए ट्रेन को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। देखते ही देखते ट्रेन आंखों से ओझल हो जाती है। एक पल में, एक झटके में मयंक स्टेशन पर खड़ा सोच में पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से उसकी जान निकाल कर उस ट्रेन में चली गई हो, कोमल के रूप में। दिमाग चलना बंद हो गया था, हाथ पैर कांपने लगे थे उसके। उसका मन उसे बार बार कह रहा था उसने कोमल की बात क्यों नहीं मानी थी। जी कर रहा था वहीं सर पटक कर फोड़ने लगे। कोमल एक सीधी सादी भोली भाली गांव की लड़की जो ठहरी, जो ना कभी ट्रेन में बैठी थी, ना ही किसी बड़े शहर घूमने गई थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। आखिर ट्रेन मुंबई जैसे शहर में रुकने वाली थी। इस बीच रास्ते में कोमल के साथ क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मयंक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इतनी रात गए, कोई ट्रेन भी नहीं थी कि पकड़कर अगले स्टेशन तक चला जाता कोमल का पीछा करता हुआ। ओह गॉड, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कोमल की बात ना सुनकर। काश मैं उसकी बात सुन पाता और समझ पाता। वह बार बार कहने की कोशिश कर रही थी कि मुझे अकेले छोड़कर ट्रेन से मत उतरो, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। कोमल जो इतनी मासूम लड़की है, फिर भी मैंने उसे ट्रेन में अकेला छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर ट्रेन में मुंबई जैसे बड़े शहर में जा रही है। कोमल ट्रेन से उतरकर कहाँ जाएगी, क्या करेगी? क्या स्टेशन पर रुककर मेरा वेट करेगी? तरह तरह के सवाल के घेरे में मयंक उलझता जा रहा था। सब कुछ समझ से बाहर था। काश मैं उसे समय रहते उसे फ़ोन दे पाता, ताकि उससे लगातार बात होती रहती। वह कहाँ रुकी इसका पता लग जाता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। वहीं जाना उसका क्या इरादा है। बिल्कुल अकेली, चुपचाप, शांत एक कोने में पड़ी अनजान लोगों से पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई। कोमल उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी। कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही प्यारे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी का कुछ पल गुजार चुकी थी, जिसे अब अपना सब कुछ मानने लगी थी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। कितना हसीन पल था, कितना सुहावना एहसास, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। अचानक ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। किसका हाथ थामकर सफ़र पर निकल पड़ी थी और आज कहाँ आकर अकेली खड़ी हो गई थी।
अपना सब कुछ पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा था। अपनी इज्जत आबरू दांव पर लगी दिख रही थी। सब कुछ समझ से बाहर था। दोबारा घुटन भरी जिंदगी से आग जाकर उसकी मुलाकात हो जाती है। डरी सहमी हुई जिंदगी में दोबारा अकेली हो जाती है। काश जिंदगी में दोबारा मिले सहारे को कसकर जकड़ लेती। उसे यूं अचानक जिंदगी की राह में मिल गया था, लेकिन अब उसका हाथ भी छूट चुका था। वह फूट फूट कर रो रही थी। वहाँ आसपास कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। कोई इंसान उसके रोने की वजह नहीं जानना चाह रहा था। खूबसूरत आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी वहाँ बैठी एक अधेड़ उम्र की औरत की नज़र उस पर पड़ती है। वह आगे बढ़कर उसे अपने हाथों का सहारा देती है। उसके सर को सहलाती हुई उसे चुप कराने की कोशिश करती है, फिर भी वह चुप होने का नाम नहीं लेती। तभी वह अनजान औरत उसे अपने दोनों हाथों से अपनी ओर खींचकर अपने सीने से लगा लेती है, जिसे देखकर वह और भी बेकाबू होकर रोने लगती है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चेहरे पर अनजाना डर और दहशत और रोना, सब कुछ मिलकर अब तक उसका चेहरा बिगड़ चुका था। उसकी स्थिति जानकर वह औरत, जिसका नाम मिसेस भाटिया था, प्यार से दुलारते हुए उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है, क्या हुआ बेटी? इतना बोलते ही कोमल फूट फूट कर रोने लगती है। मिसेस भाटिया उसे हिम्मत देती हुई कहती हैं, अरे अरे बेटी, अब रोना बंद करो। तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम मुझे बताओ, वैसे तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? जिसे सुनकर कोमल और भी ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है। ओहो बेटा, मैं समझ गई, लगता है तुम्हारा पति पिछले स्टेशन पर छूट गया है, इसलिए तुम रो रही हो। उसके लिए तुम परेशान हो रही हो। तुम मुझे अपने घर का पता दे दो, मैं तुम्हें वहाँ जाकर छोड़ दूँगी। तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हेल्प करूँगी तुम्हारी, तुम्हारे पति को ढूंढने में। इसके पहले तुम रोना धोना बंद करो। प्लीज़ इतना परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। कोमल को कहाँ पता था कि मयंक का घर इतने बड़े शहर में कहाँ है, कौन सा है। कभी उसने कोमल के सामने जिक्र भी नहीं किया था। आज पहली बार उसके साथ उसके घर जाने वाली थी। ये बात मिसेस भाटिया को बताती है। कोई बात नहीं बेटा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी तुम्हारे पति को ढूंढने की, और मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारा पति तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। स्टेशन पर रुककर हम उसका वेट करेंगे, तुम टेंशन मत लो। कोमल चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। मन बहुत घबरा रहा था, बहुत बेचैन हो रही थी, लेकिन फिर भी उस औरत की तसल्ली से उसे आराम मिल रहा था। घबराती हुई सिर्फ इधर उधर देख रही थी। अनजान चेहरे में किसी अपने को पहचानने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था उसका बहुत बड़ा सहारा ही छूट चुका है। देखो बेटा, वैसे तो मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन कुछ काम से मुंबई जा रही हूँ। तुम अब मेरी जिम्मेदारी बन गई हो। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास नहीं पहुँचा दूँगी, तब तक तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। तुम्हें अकेला देखकर ना जाने लोग तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। एक तो तुम्हारी उम्र बहुत कम है, ऊपर से नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हो। अकेला देखकर कोई भी इंसान कब दरिंदे का रूप धर ले तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। लेकिन ऊपर वाले बड़ा दयालु है, जो तुम्हें मैंने देख लिया। अब तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसका सर सहलाती हुई मिसेज भाटिया कह रही थी। इस बार कोमल को थोड़ा सुकून मिल रहा था, और अब विश्वास भी हो गया था कि मिसेज भाटिया सचमुच बहुत भली औरत है, जो उसका बुरा कभी नहीं करेगी। लेकिन ये नहीं जान रही थी उसे के पति मयंक तक पहुंचाएगी भी या नहीं। इधर मयंक अमावस की अंधेरी रात स्टेशन पर बिल्कुल अकेला, इक्का दिक्का लोग ही दूर से दिख रहे थे। बिल्कुल सुनसान और शांत माहौल था। इधर उधर झांकने के बाद उसे एक रोशनी की किरण दिखती है। वह उठकर पागलों की तरह उधर ही दौड़ने लगता है, जो स्टेशन मास्टर का कमरा था। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ट्रेन अपने समय से ऑलरेडी काफ़ी लेट चल रही थी, और अब ट्रेन का किसी अगले स्टेशन पर रुकना पॉसिबल नहीं था। लगभग 6 घंटे के बाद मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इतना सुनते ही मयंक और भी मायूस हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ से कोई कीमती वस्तु छूट चुकी है, जिसे अब अपना पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि कोमल रास्ते में किसी भी अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। फिर भी उसने कोशिश करके बहुत रिक्वेस्ट करते हुए
स्टेशन मास्टर से फ़ोन करने को कहा। इसका कोई फ़ायदा नहीं, यह बोलकर स्टेशन मास्टर मना कर देता है। कहता है, लाख कोशिश करने के बावजूद आपकी पत्नी को ढूंढ पाना नामुमकिन है, क्योंकि एक तो ट्रेन में भीड़ बहुत होती है और स्टेशन पर उतरने के बाद उससे भी बुरी हालत होती है। खचाखच भीड़ भाड़ में एक लड़की को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगी। हाथ जोड़कर मयंक दोबारा रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ सर, आप मेरी एक बार बात करवाने की तो कोशिश करो, शायद कुछ बात बन जाए। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बात नहीं बन पाई। उधर मिसेस भाटिया स्टेशन पर उतरकर कोमल को लेकर इधर उधर भाग रही थी। स्टेशन मास्टर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लगातार इधर उधर पूछताछ करने की कोशिश किए जा रही थी। कोमल उदास होकर मिसेस भाटिया से कहती हैं, आंटी जी, क्या हमें मयंक जी नहीं मिलेंगे? स्टेशन पर इतनी भीड़ भाड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं बेटा, क्यों ना हम पहले अपना काम कर लें, जिस काम से मैं यहाँ आई हूँ। लेट हो जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उधर से फ्री होती हूँ, उसके बाद आकर पता कर लेंगे। वैसे मिसेस भाटिया भी कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वरना थोड़ी कोशिश करती तो शायद सब कुछ पता चल जाता, यहाँ तक कि मयंक में मिल जाता। कोमल चुपचाप मिसेस भाटिया से चिपकी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह, ऊपर से इतना बड़ा शहर, वह पहली बार देख रही थी। इसलिए कोमल वहाँ अकेले रहना उचित नहीं समझती और मिसेस भाटिया के साथ चली जाती है। मिसेस भाटिया अपने किसी क्लोज फ्रेंड की बेटी की शादी में शामिल होने आई थी, जहाँ पहुंचकर फंक्शन में इतना बिजी हो जाती है कि चाहते हुए भी दोबारा स्टेशन नहीं जा पाती कोमल को लेकर। ऊपर से थोड़ी देर के बाद ही एक हादसा हो जाता है। अचानक उसके घर से कॉल आ जाता है कि उसके पति की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मृत्यु हो गई है। पति की मृत्यु सुनकर मिसेस भाटिया बौखला जाती है। उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। अपनी सुध बुध सब कुछ खो बैठती है। इस स्थिति में कोमल को उसके पति तक पहुंचाने का सारा वादा धरा का धरा रह जाता है। वैसे तो मिसेस भाटिया कोमल को एहसास तक नहीं होने देती अपनी तकलीफ़ का, लेकिन वह अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा तकलीफ़ में चली जाती है। कोमल को देखकर वही कोमल खुद को उनके लिए बोझ समझने लगती है। शादी का फंक्शन छोड़कर मिसेस भाटिया रोती हुई वापस दिल्ली अपने घर पहुंच जाती है। कोमल भी उनके साथ ही चिपके रहती है, एक अनजान बोझ की तरह। घर पहुंचते मिसेस भाटिया की हालत बिगड़ जाती है। वहां उनकी बेटी उन्हें संभालती है। उनकी दो बेटियां थी, दोनों बहुत अच्छी इंसान थी। उन दोनों को भी कोमल से बहुत हमदर्दी हो जाती है और अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हुई। इधर सुनसान अंधेरी रात में मयंक सोनिया के साथ एक ट्रेन पकड़कर उस पर सवार हो जाता है। आंखों में नींद नहीं थी, रह रहकर खिड़की से बाहर दूर दूर झांक रहा था। कुछ नहीं दिख रहा था। इक्का दुक्का लोग चहलकदमी कर रहे थे। वहीं बगल की बर्थ पर सोई हुई सोनिया, जिसकी अभी अभी अचानक ट्रेन के झटकर से रुकने के बाद आंख खुल गई थी। यह अचानक क्या हुआ जो ट्रेन झटके के साथ रुक गई? कोई जवाब देता उसके पहले पूरे ट्रेन में उथल पुथल मच जाती है। सब लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लग जाते हैं। किसी लुटेरों ने ट्रेन को रुकवा दी थी। देखते ही देखते हट्टे कट्टे नौजवान लड़के बोगी में घुस जाते हैं। सोनिया की सीट से मयंक की सीट थोड़ी दूरी पर थी। मयंक हालात को देखते हुए अपने हाथ में महंगी ब्रेसलेट और चेन को खोलकर साइड बैग में डाल लेता है। उन लड़कों के हाथ में चाकू थे। उनमें से एक चिल्लाता हुआ कहता है, खबरदार, जो कोई अपनी जगह से ज़रा सा भी हिला तो उसे मैं जान से मार दूंगा। जितने भी लोग ट्रेन की बोगी में बैठे हुए थे, सब लोग डर सहम जाते हैं। चाकू और पिस्तौल देखकर सब लोगों के पसीने छूट रहे थे। चलता हुआ लुटेरा आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक उसके कदम ठिठक कर रुक जाते हैं। जब उसकी नज़र सोनिया पर पड़ती है, उस लुटेरे की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे देखते ही उसकी ओर बढ़ने लगता है और आगे बढ़कर कहता है, ओए हसीन खूबसूरत लड़की, तुम्हें कहाँ जाना है? वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हें लेकर अपने साथ चलूँगा, तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूँगा। लफंगे की तरह उससे बातें करने लगता है। उन गुंडों को देखकर सोनिया बहुत डर जाती है। अपनी आंखें नीचे करके चुपचाप स्टैचू बनकर बैठ जाती है। एक गुंडे दूसरे से बातें करने लगते हैं। उनकी आंखों में सोनिया के लिए गंदगी साफ साफ झलक रही थी।
अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोनिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। ठहाके मारकर हंसता हुआ एक गुंडा कहता है। सोनिया चिल्लाना शुरू करती है, भाई मुझे बचा लो प्लीज़ भाई। इतना सुनते ही वहाँ खड़े गुंडे हंसने लगते हैं। कहते हैं, कोई भाई यहाँ बचाने नहीं आने वाला है, तुम्हें बेकार में समय बर्बाद कर रही हो। तभी अचानक तेजी से बढ़ता हुआ मयंक सोनिया की तरफ आता है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे झटके से रोक दिया जाता है गन पॉइंट दिखाकर। गन सीधा मयंक के सर पर रख दिया जाता है। समय परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। जिंदगी और मौत के बीच फासले बहुत कम नजर आ रहे थे। एक जगह मयंक चौंक कर रुक जाता है। ट्रेन में बैठे सारे लोग अपनी अपनी जगह पर दुबक जाते हैं। उधर से जोरदार आवाज़ गूंजती है। किसी ने भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो आज उसकी खैर नहीं। एक पिस्तौल मयंक के सर पर लगाया हुआ था। दूसरे हाथ से सोनिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। एक खूबसूरत लड़की, जल्दी उठो वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा। बहुत खतरनाक और भयानक माहौल पैदा हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ बैठे सारे लोग थर थर काँपने लगते हैं। वहीं सोनिया की हालत और भी बुरी हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई मौत के कुएं में धकेल रहा हो। सोनिया धीरे से अपने आप को बचाते हुए कहती है, प्लीज़ भैया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सोनिया की बातें सुनकर वहाँ खड़े गुंडे और भी ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, भयानक रूप धर लेते हैं। ओए लड़की, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैंने क्या कहा? तभी अचानक ट्रेन झटके से स्टार्ट हो जाती है। इसी वक्त गुंडे का पैर फिसल जाता है, जिससे मयंक को मौका मिल जाता है उन गुंडों से लड़ने का। वह फुर्ती से आगे बढ़ता हुआ उन गुंडों के हाथ से पिस्तौल ले लेता है और उसके सर पर रखता हुआ उसे बाहर निकलने का इशारा करने लगता है। वहाँ खड़े सारे गुंडे इस नज़ारे को देखकर डर जाते हैं। अब वहाँ बैठी सारी सवारियों में हिम्मत आ जाती है। सब लोग उठकर एक साथ गुंडों को सामना करने लगते हैं। तभी अचानक ट्रेन भी अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सोनिया चैन की सांस लेती है और वहाँ खड़े गुंडे डर के मारे बाहर दरवाजे की ओर भागकर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। शाबाश, जल्दी बाहर भागो वरना मारे जाओगे सारे के सारे, इसलिए जितना जल्दी हो सके ट्रेन से नीचे उतरो, मयंक चिल्लाता हुआ बोलता है। इतना सुनते ही सारे गुंडे एक साथ मिलकर गुस्से में मयंक की ओर देखते हैं। दूसरे ही पल देखते ही देखते सारे गुंडे एक साथ ट्रेन से उतरकर भाग खड़े होते हैं, जिसे देखकर उस ट्रेन में सवार लोग चैन की सांस लेते हैं। वहीं मयंक दौड़ता हुआ सोनिया के पास आता है और उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। टू बी कंटिन्यूड।